तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं ईरान के संदर्भ में। ईरान का मकसद एक और, ईरान का मकसद क्या है ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसका थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या हो सकता है। हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने बड़ा दावा कर दिया है, 3 से 4 दिन में बंदरगाहों पर पहुंचने लगेगा ईरानी तेल। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, बिना पाबंदी वाला ईरानी तेल 30 से 45 दिनों में खप जाएगा। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान यहां पर सामने आ रहा है। और सिंह साहब, ये क्या केवल पोस्चरिंग है, एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि लगातार अमेरिका में जो राजनीतिक हालात हैं वो ट्रंप के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, या वास्तव में अमेरिका अपर हैंड पर पहुंच रहा है? हैंड पर हैं विदाउट एनी डाउट। और आपने देखा होगा कि कई और शिप जो एम्फीबियस स्ट्राइकर हैं, जो असॉल्ट करने वाले हैं, वो ऑलरेडी चल चुके हैं। 4-5 हज़ार मरीन कमांडो जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं कहीं भी कुछ भी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे ईरान की जो पावर है, ये नहीं कि 4 दिन के लिए बनाया गया था, ये जो प्लान था वो 4 to 6 वीक्स तो एक नॉर्मल था, उसके आगे जहां भी खिंच सकता है वो चलेगा। लेकिन बिल्कुल, और जनरल कुलकर्णी साहब ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल का उद्देश्य है और यह लड़ाई है अस्तित्व की, क्योंकि ईरान इजराइल के अस्तित्व को नहीं समझता था, तो उनके अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और वो चाहते हैं कि ईरान उतना कमज़ोर हो जाए कि आने वाले समय में कहीं वहाँ पहुँच ही नहीं पाए जहाँ था। और ऑब्वियसली यूएस, हम सब जानते ही हैं कि जहाँ भी है वो पूरी जितने भी युद्ध पास्ट में हुए हैं, रिसेंट पास्ट में हुए हैं, जो तेल है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा है। तो यूएस और इजराइल, अमेरिका पहले से मानकर चल रहा था कि 1 से 1.5 महीने तक ये जंग चलेगी, और उसी के हिसाब से रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहा था। ये 9 महीने की तैयारी है। जो पिछला युद्ध है जो 9 दिन चला था, उसके बाद से प्रिपरेशन है, एंटीसिपेशन था, सब कुछ करने के बाद उन्होंने पता था कि इसमें टाइम लगेगा। थोड़े बहुत चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स 10-20-25% वेरिएशन होता है कि अपने नेबर्स पर किस लेवल तक करेगा, वो हो सकता है उनके एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा हो, लेकिन ये एक ऑपरेशन होता है कोई भी, तो उसका सब प्रोज एंड कॉन्स लेकर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक जो बड़ी खबर हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को दिखाई थी कि ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर साइट जो डिमोना है उसको टारगेट किया है, और इस खबर का क्या मतलब है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की ओर से डिमोना साइट की तरफ मिसाइल दागी गई है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉर जोन से, इजराइल से लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, इस खबर का क्या मतलब? इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको टारगेट किया जा रहा है, तो पलटवार करते हुए ईरान भी दरअसल इजराइल के न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। डिमोना, जो कि माना जाता है कि इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा गढ़ है, जो कि सिनाई के डेजर्ट में एक तरह से स्थित है, और जाहिर तौर पे वहां पर जो स्पेशल सिक्योरिटीज है वो काफी ज्यादा रहती है, वहां पर जो एरियल डोमिनेंस है वो काफी ज्यादा रखता है, और जाहिर तौर पे वहां पर आप देखें तो भारी पैमाने पर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो डिप्लॉयड है। लेकिन इस बीच ही एक बार ईरान ने फिर से अटेम्प्ट किया है। डिमोना को पहले भी हमने देखा कि कई बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है, और इस बार भी वहां पर जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। हालांकि जानकारी है कि उसको फाइल कर दिया गया है, इंटरसेप्ट किया गया है, और कोई बड़ी आपत्ति नहीं। यकीनन तो मैसेज ईरान की तरफ से भी लगातार दिया जा रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं उनका बयान सामने आया है। F-35 पर हमला अमेरिकी अहंकार के विनाश का प्रतीक है। अमेरिका को जिस F-35 पर नाज था, हमने उस पर हमला किया है। तो ईरान की संसद के स्पीकर की तरफ से ये बयान F-35 पर हमले को लेकर। कुलकर्णी सर, इस तरीके के बयान तो लगातार हौसला अफजाई के लिए आते हैं, एक ये साइकोलॉजिकल जो वॉर होती है उसी के सिलसिले में ये बयान। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। हर एक कोई प्रोपेगेंडा वॉर, हर कोई, अब देखिए कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट होगा, इंटरनेट ये होगा, ईरान में किसी को नहीं पता चल रहा होगा, वहां के रहने वाले लोगों को, कि क्या बाहर हो रहा है। अगर किसी के पास कोई साधन हो तो तकरीबन कंप्लीट ब्लैकआउट 100%। इसके आधार पर जो वहां के जो टेलीविजन, वहां का जो रेडियो बताएगा, वही लोग, उनको मालूम है। सारे के सारे आज की तारीख में ईरान का जो हौसला है, जो उसका मोराल है, वो बहुत बुलंद है, और उस बुलंदी का कारण है जो उनके प्रोपेगेंडा में जो उनको बताया जा रहा है, और जिस प्रकार से उनको हौसला अफजाई दी जा रही है कि आप घबराए ना, हम आपके साथ हैं। और जिस प्रकार से सब कोई सोच रहा था कि हम लोगों को ऐसे रौन देंगे, हम वो वाले नहीं हैं, हम एक पुरानी सभ्यता है हमारे पास। अब देखिए, हम 3 हफ्ते तक हम लड़े हैं, और इसके आगे भी हम लड़ने की काबिलियत रखते हैं। तो शुरुआत में जिस प्रकार से IRGC ने अपने लिए एक समय दिया था कि हम 6 महीने तक लड़ सकते हैं, तो यही एक प्रोपेगेंडा था कि हम 6 महीने, तो आप समझ सकते हैं कि 1-1.5 महीने लड़ने की काबिलियत जरूर ईरान के पास थी। और ईरान भी जानता था
कि इतने साल लड़ना कोई आसान नहीं है। सवाल सिर्फ होर्मुज का है अनुराग। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर वेपनाइज ईरान ने नहीं किया होता तो शायद ये पहले खत्म होता, लेकिन यकीनन। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जिस प्रकार से ईरान ने अपना जो दबाव और मैं कहूँगा दबदबा रखा और डर के कारण जिस प्रकार से टैंकर्स नहीं जा पाए, तो ये एक जरूर पूरे विश्व भर में हाहाकार हुई और उस हाहाकार के कारण ईरान की हौसला अफजाई और ज्यादा हो गई। तो अब मुझे लगता है कि मकसद यूएसए का होगा कि स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखें, जल्द से और एक जल्द दफा क्लियर किया जाए, यकीनन। लेकिन सिंह साहब, अभी जैसा कुलकर्णी सर ने बताया था कि देखिए, आप भी कह रहे थे कि इजराइल के लिए ये वजूद की लड़ाई है। वो चाहता है कि ईरान का हाल ऐसा कर दिया जाए कि आने वाले कई सौ सालों तक वो कभी सिर उठा के ना देख पाए। अमेरिका की कोशिश ये है कि जो ईरान का तेल है उसको वो अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सके, उस पर कब्जा कर सके। इस युद्ध में ईरान का क्या मकसद है? युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो क्या ये ईरान के लिए फायदेमंद होगा? हर दिन ईरान को कमज़ोर करता जा रहा है। ये तो देखिए स्पष्ट है, जितने बॉम्ब, जितनी मिसाइल्स, जितने रॉकेट्स, जितने ड्रोन्स, जितने भी अटैक ईरान के ऊपर हो रहे हैं, उनकी सारी स्ट्रेटजिक लोकेशंस, डिफेंस लोकेशंस, उसे बनाने में जिसमें कई सौ साल लगे हैं, उसे बनाने में कई दशक लग जाएंगे। वहाँ वापस नहीं आना होगा, तो नुकसान तो ईरान का ही होना है। देखिए, जो लड़ता है, जब कोई भी लड़ाई होती तो युद्ध में विनाश होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ जो बैटल फील्ड होती है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध का प्रभाव कहाँ है? पूरा का पूरा ईरान में प्रभाव है। बाकी इजराइल पर भी अटैक होते हैं, बट वो लगभग 95% तो काउंटर कर ही देते हैं और थोड़ा बहुत डैमेज ऑब्वियसली वहाँ भी होता है। लेकिन ईरान पर जो होने वाला डैमेज है, ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। और मैं आपको बता सकता हूं कि सऊदी से लगाकर बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, इंटरनली वो सब बहुत खुश हैं। उन्हें कोई किसी तरह का ये नहीं है कि ईरान के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो दुबई में लोग रह रहे हैं, उनकी तो हालत खराब हो रही है, जो अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और वैश्विक तौर पर जो सबसे अमीर शहर है, वहां पर लोगों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस युद्ध में अपने पड़ोसियों पर जो ईरान का अटैक हुआ है, उससे एक बहुत बड़ा जो डैमेज हुआ है मिडिल ईस्ट के कंट्री को, खासकर अगर आप यूएई को देखेंगे, दुबई, आबू धाबी, इनमें ये हुआ है कि ये ऐसी जगह मानी जाती है कि सेफेस्ट प्लेस माने जाते थे, बेस्ट प्लेस टू वर्क माने जाते थे। और ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। देखिए, इन्हें इसलिए खतरा है कि इन्वेस्टमेंट वापस जाना भी शुरू हो गया है और जो एक इमेज बनी हुई थी, जो एक छवि थी, वो टूट गई है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और इन्हें भी रीथिंक करना होगा कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ जो हमारी जो फिजिकल और जो मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी हमें नजर आती है, सिर्फ वही मैटर नहीं करती है, हमें डिफेंस को भी मजबूत रखना होगा।